गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रेम कुमार चरण आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। कल की वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे। आगे की वीडियो के लिए है वो इसमें कई और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आई हूँ। इनमें से पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है, यानी इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं है, नहीं है, ये इसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्नों में आते हैं वो अपने को उलझाने के लिए इसी प्रकार से आते हैं कि आगे नहीं दिया होता है और नहीं हमें नहीं देख पाते हैं। तो आप जो ही पेपर स्टार्ट करो उससे प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न को पढ़ते ही आप नहीं वाला जो है शब्द है उस पर आप अंडरलाइन कर दो, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं के स्तर की शैक्षिक उपलब्धि को प्रदर्शन करते हैं। बी है, सामान्य विद्यालयी कार्य के साथ वे गति नहीं कर पाते। सी है, अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं। और डी है, कम बुद्धि रखते हैं, यानी क्या डी क्या है? कम बुद्धि रखते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? तो जो पिछड़े हुए बालक हैं वो कम बुद्धि वाले नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? ऑप्शन नंबर ए, प्रक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिगमन। ऑप्शन नंबर सी, दमन। और डी है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। डी इसमें क्या है? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। आंसर इसका क्या आएगा? इसका आंसर होगा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। यानी निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष समायोजन का कारण है? तो इसमें लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। प्रक्षेपण, प्रतिगमन और दमन ये क्या है? ये अप्रत्यक्ष समायोजन के साधन हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? यानी जो भी दिए हुए हैं वो सभी हैं वो उसके विकास में योगदान देते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, इसमें है परिवार, समवयस्क समूह है और टेलीविज़न। बी में है परिवार, समवयस्क समूह है और अध्यापक। सी में है परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। और ऑप्शन डी में है परिवार, खेल और पर्यटन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार, समन्वयक विषय, समूह है और अध्यापक। ये क्या होते हैं? बालक के अधिगम और विकास को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? यानी एक अध्यापक है उसको निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? तो इसमें पहला क्या है? पहला है, अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। बी है, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी है, बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। और डी है, बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। बी क्या होगा? बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियाँ, पहाड़, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह है विद्यार्थियों के मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने के लिए कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्र को अध्ययन करने के दौरान मनाही करता है। ये है अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम है। यानी इसमें पूछा है कि अध्यापक है वो कौन सा उपागम है? वो
प्रयुक्त करे, यानी कौन सा उपागम है उसका प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है खोज उपागम, बी है मानचित्र निरूपण, सी है समस्या समाधान उपागम और डी है अन्वेषण उपागम। यानी अध्यापक क्या कर रहा है, उन बच्चों को उसके खोजने के लिए कह रहा है, चिन्हित करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है अध्यापक, उनको चिन्हित करने के लिए कह रहा है। तो चिन्हित करने में क्या आएगा, खोज करना, इसमें क्या आएगा, खोज उपागम। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण वंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। निम्न में से कौन सा उदाहरण वंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। क्या आ गया इसमें भी फिर क्या आ गया, नहीं है। तो विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना, बी ऑप्शन है क्रिकेट का उत्साह है, सी है सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी और डी है स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी है ये सही आंसर है, यानी स्कूल की घंटी के बजने पर अपनी बस्तों का बंद कर लेना, ये क्या है, ये इसमें नहीं आता है। वंडूरा का जो अवलोकन आधारित अधिगम है उसके अंदर ये ऑप्शन, ये वाली चीज़ें नहीं आती है। विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन की सीखना, ये भी इसमें ही आता है। क्रिकेट का उत्साह, ये भी इसी में आता है। और सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी है, ये भी इसी में आती है। स्कूल की घंटी बजने कर बच्चे का बस्ते को बंद कर लेना, ये वंडूरा वाले में नहीं आता, ये थॉर्नडाइक के नियम में आता है। अगला प्रश्न है, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग्य के लंबे सवालों का करना नहीं आया। कई बार के संतोषजनक अनुभव में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवाल को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है, यानी इसमें क्या पूछ रहा है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक वह है, वो पूछ रहा है, यानी स्वाभाविक उत्तेजक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है असफलता को लेकर चिंता, ऑप्शन नंबर बी है बघनासा, सी में है लंबे भाग के सवाल और डी है लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंतित। यानी वो क्या है, इसमें ये पूछा है कि शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है, वो पूछा है। तो उसमें क्या आएगा, बघनासा, यानी बघनासा के कारण उसको ऐसा महसूस किया, यानी वह अपने को असफल समझ रहा है, असफलता। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। प्रश्न कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं वाला प्रश्न फिर से आ गया। इसमें क्या है, क्या है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। किसके बारे में पूछ रहा है, विकास के बारे में क्या नहीं है, सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विकास अंतः क्रिया का फल है, ऑप्शन नंबर बी विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सी है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और डी है विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यानी इसमें क्या दे रखा है कि इसका आंसर होगा विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। यानी बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है। इसमें कौन सी अवस्था होगी, ए ऑप्शन में 7 से 12 वर्ष तक की, बी है 2 से 7 वर्ष तक की, सी है 12 वर्ष से वर्ष तक की और डी है जन्म से 2 वर्ष तक की। तो
तो इसमें क्या है, अमूर्त से मूर्त की ओर पूछा है। यानी जब बच्चा अमूर्त से मूर्त की, यानी अमूर्त यानी जो भी चीज़ें हैं उनको देखकर एक अपने दिमाग के अंदर एक मूर्त बना लेता है, उस चीज़ की एक छवि बना लेता है, वो अवस्था कब से स्टार्ट होती है, तो होती है 7 से 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, निम्न मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। यानी मानव का विकास है वो किन दोनों के योगदान का परिणाम है, अभिभावक और अध्यापक का, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का। ऑप्शन नंबर सी है वंशक्रम एवं वातावरण का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वंशक्रम और वातावरण का। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक संचरण, बी अनुभव, सी है वह है संतुलनीकरण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सामाजिक संचरण। क्या है, सामाजिक संचरण नहीं पूछा है इसमें, तो नहीं क्या होगा, सामाजिक संचरण। अनुभव, संतुलन, ये क्या होते हैं, निर्धारक तत्व होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक प्रयुक्त है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापन द्वारा निर्देशन देना। ऑप्शन नंबर सी है सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण कराना। और ऑप्शन नंबर डी है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा, सहकारी अधिगम है वो इसमें माना गया है। क्या माना गया है, सहकारी अधिगम, यानी सहपाठियों के द्वारा जो अनुशिक्षण किया जाता है उसको अधिक महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, समस्या के अर्थ को जानने के लिए योग्यता, वातावरण के दोषों की एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो ये किसकी विशेषता बताई गई है कि समस्या के अर्थ को जानने के लिए योग्यता, वातावरण के दोषों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, ये किसकी विशेषता है, प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, योग्यता, किसी भी चीज़ की योग्यता जानना और वातावरण के दोषों को जानना और रिक्तियों की सजगता, ये किसकी होती है, सृजनशील बालकों की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाके कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए श्रृंखलागत अधिगम का, ऑप्शन नंबर बी उद्दीपन अनुक्रिया का, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यय अधिगम का, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा श्रृंखला अधिगम का, यानी उसने जब वो काम लगातार किया तो उसमें क्या हो गया, श्रृंखला अधिगम आ गया। अगला प्रश्न है, बाह्य अभिप्रेरण, ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, दाहिए लिख दिया, इसमें क्या होगा, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। यानी बाह्य अभिप्रेरणा, उसमें क्या चीज़ें समावेशित की जाती हैं, प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, सी में है पुरस्कार और दंड, और डी में है सभी। तो इसमें क्या होगा, उपरोक्त सभी। बाह्य अभिप्रेरणा में क्या होती है, प्रशंसा और दोषारोपण भी आता है, प्रतिद्वंद्विता भी आती है और पुरस्कार और दंड भी आते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। यानी जिसमें व्यक्ति है वो दूसरों को देखकर सीखता है, उसको कौन सा अनुभव कहलाता है, सामाजिक अधिगम, ऑप्शन नंबर बी अनुबंधन, सी में है प्रायोगिक अधिगम, और डी में है आकस्मिक
अधिगम। तो इसका क्या होगा? सामाजिक अधिगम। क्या होगा? सामाजिक अधिगम, यानी जिसमें व्यक्ति दूसरों को देखकर यानी समाज के साथ रहकर जो सीखता है वो उसमें आता है? सामाजिक अधिगम में आता है। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, यानी अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भागने की प्रवृत्ति होना। बी, अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर ए में है भागने की प्रवृत्ति होना। ऑप्शन नंबर बी में है अभिप्रेरणा, यानी इसमें क्या होता है? अभिप्रेरणा का अभाव। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन है भागने की प्रवृत्ति होना, बी में है अभिप्रेरणा का अभाव, सी में है अवधान संबंधी बाधा या विकार, और डी है ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना। तो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण पूछा है हमें इसमें, तो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या होगा? अवधान संबंधी विकार या बाधा। क्या होगा? अवधान संबंधी बाधा या विकार। आगे है अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी सीखने का सही स्तर है? निम्न में से कौन सीखने का सही स्तर है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध और प्रज्ञान। बी है तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। ऑप्शन सी है तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। ऑप्शन नंबर डी है तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही माना गया है। यानी सबसे पहले क्या करेंगे? तथ्य को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके सूचना देंगे, सूचना देने के बाद ज्ञान प्राप्त करेंगे, और उससे ज्ञान से जो भी हमें बोध होगा, और बोध होने के बाद हमें प्रज्ञान आएगा। तो तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान, ये इसका एक निश्चित क्रम चलता है। अगला प्रश्न है परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। ये एक परिभाषा है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए नहीं, यानी नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर बी है हाँ कहा जाता है। सी अनिश्चित, और डी में क्या है? कभी कभार। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं कहा जाता है। यानी परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम नहीं कहा जाता है, नहीं आएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? यानी केटल ने व्यक्तिगतशील गुणों की संख्या बताई है, तो उसकी संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 13, बी में 15, सी 16 और डी में कितने हैं? 14। तो केटल ने कितने बताए हैं? सील के 16 गुण बताए हैं। कितने बताए हैं? 16 गुण बताए हैं। अगला प्रश्न है मूरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। यह क्या है? यानी मूरे ने एक परीक्षण किया था और ये परीक्षण करके एक इतिहास रच दिया। तो उसने कौन सा परीक्षण किया था? ऑप्शन नंबर ए स्याही डब्बा परीक्षण, बी वाक्य पूर्ति परीक्षण, सी विषय आत्मबोध परीक्षण और डी है मूल्यांकन। तो इसमें क्या होगा? मूरे ने कौन सा किया था? मूरे ने विषय बोध परीक्षण किया था। मॉर्गन और मूरे ने क्या किया था? विषय बोध परीक्षण। अगला प्रश्न है व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, यानी व्यवहारिक बुद्धि है उसको क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि, संज्ञान योग्यता और सी है सामाजिक बुद्धि। तो व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि का ही दूसरा नाम है मूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न है बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? यानी बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत दिए थे, उन त्रिआयामी सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या
कितनी मानी गई है। तो त्रिआयामी सिद्धांत है उसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए में है 90, बी में 110, सी में है 135 और डी में क्या 120। तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी बताई गई है 120। अगला प्रश्न है परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे कही जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रबलन, बी में है प्रेरक, सी में है उद्दीपक और डी में है प्रलोभन। तो उसको क्या कहा जाता है प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रेरक, यानी जिससे प्राणी उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है तो उसको क्या कहा जाता है प्रेरक कहलाती है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत भेद को हम पाते हैं, यानी व्यक्तिगत भेद होते हैं उनको हम किस रूप में पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए विचलनशीलता, बी में है प्रतिमानता, डी में है सी में है बी और ए और बी दोनों और डी में क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, व्यक्तिगत भेद में हमें क्या पाते हैं। तो इसमें होता है विचलनशीलता और प्रतिमानना, ये दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक ब्लैंक होते हैं जो सामाजिक स्तर में ऊंचे होते हैं, यानी इसमें बताना है कि ऊंचे जो बालक होते हैं, ऊंचे स्तर के जो बालक होते हैं उनमें क्या गुण होते हैं। तो वे क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है कम स्वस्थ एवं विकसित होते हैं, बी में है अधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं, सी में है अधिक स्वस्थ और कम विकसित होते हैं और ऑप्शन डी में है क्या है स्वस्थ नहीं पर विकसित होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा स्वस्थ तो नहीं होते हैं लेकिन वो विकसित होते हैं। ठीक है। अगला ऑप्शन है नहीं सॉरी ये गलत हो गया। इसमें क्या होता है अधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं, यानी जो है मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर ऊंचा होता है। तो मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं जिनका सामाजिक स्तर ऊंचा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है, यानी कक्षाओं और संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली बालकों के लिए, बी निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, सी प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। डी क्या होगा इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। कक्षाओं का संवर्धन कार्यक्रम है वो किसके लिए होता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है। अगला प्रश्न है निम्न का मिलान करते हुए हमें एक तालिका दी हुई है और इस तालिका में क्या करता है अपने को मिलान करना है। तो इसमें क्या है कै में क्या दिया है मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसके सामने दिया है सूची 2 में दे रखा है नकारना। रक्षा तंत्र व्यक्ति को बचाव करती है, सूची 2 में दे रखा है पलायन करना। गय में क्या दे रखा है उदात्तीकरण को रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और इसमें सूची 2 में दे रखा है प्रतिस्थापन करना। और डी में क्या है क्षतिपूर्ति को रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और सूची 4 में क्या 2 में क्या दे रखा है चिंता। अब क्या करना है अब अपने को इस तालिका का मिलान करना है। तो मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये किसके लिए आएगा ये आया है पलायन के लिए। ठीक है। ये किसके लिए आया पलायन के लिए। रक्षा तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है। रक्षा तंत्र क्या करता है व्यक्ति की बचाव करती है। बचाव कौन करती है चिंता करती है। ठीक है। उदात्तीकरण को रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वर्गीकृत कौन कर सकता है वर्गीकृत करती है प्रतिस्थापन करना। कौन करता है प्रतिस्थापन करना। और क्षतिपूर्ति को रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ये कौन करता है नकारना। ठीक है। अगला प्रश्न है
शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? यानी शैक्षिक समस्याओं से ग्रसित बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, कान और उससे जुड़ी नसों को सही प्रकार से काम नहीं करना। बी, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। सी, मानसिक सक्रियता का कम होना। और डी में क्या है, सामाजिक बुद्धि की कमी का होना। तो इसमें क्या दे रखा है, सामाजिक बुद्धि के कम होना। इसका आंसर होगा भाषा के बोलने में असामान्य होना। क्या होगा? भाषा के बोलने में असामान्य होना। यानी शैक्षिक समस्याओं से ग्रसित बालकों की समस्या कौन सी समस्या होती है? तो भाषा के बोलने में असामान्य का होना, ये क्या होगा? शैक्षिक समस्या में हो। अगला प्रश्न इसमें है, अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा को कम समझना। ऑप्शन नंबर बी, प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर सी में है, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण होना। और ऑप्शन नंबर डी में है, कम मानसिक सक्रियता। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर क्या है? ए। ये क्या है? संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा के कम समझना, ये केस में आते हैं, इसमें होगा। अगला प्रश्न है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ऑप्शन नंबर बी में है, विद्यार्थियों की समझ को पता लगाना। सी में है, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना। और डी में है, ग्रेड्स प्रदान करना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ये क्या होता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य माना गया है। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? यानी बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम। बी में है, अनुकरण अधिगम। सी में है, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। और डी में है, अनुदेशनात्मक अधिगम। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुकरण अधिगम। क्या होगा? अनुकरण अधिगम। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं से पूछा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, यदि विद्यार्थी का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी, सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी में है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींच कर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाती है। और डी में क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशक्रम के कारण होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कि यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि की विभिन्नता हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? यानी इसमें भी क्या पूछ लिया? नहीं है पूछा है। तो खेल तक ऑप्शन नंबर ए में क्या है? खेल तकनीक। बी में है, पाठ्य सहचर्य परीक्षण। सी में है, चित्र सहचर्य परीक्षण। और डी में है, व्यक्तिगत अध्ययन। तो इसका आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत अध्ययन। अगला प्रश्न है, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है? क्या है? नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन है, मूल व्यवस्था। क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है, मूल व्यवस्था। बी में है, बुद्धि। सी में है, अधिगम की प्रक्रिया एवं विभिन्न
व्यवस्थाएं और डी में है शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बुद्धि। क्या है? बुद्धि। यानी प्रजातिगत समस्याओं की विभिन्नताओं को समझने के लिए निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है? तो इसमें क्या होती है? बुद्धि है वो मददगार नहीं होती है। मूल अवस्थाएं और अधिगम की प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाएं और शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण ये क्या होते हैं समझने में मददगार साबित होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कुपोषण के प्रभाव के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है जीवन के बाद के वर्षों में यह है मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी में है ये है बालकों की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। सी में है बालक निराश और आशंकित रहते हैं और डी में है यह है कद को प्रभावित करता है। कुपोषण के प्रभाव वाल पूछा है, इसमें पूछा है कि कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ए कि जीवन के बाद के वर्षों में ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित नहीं करता है। ये बालकों की योग्यताओं सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है। बालक के निराश और आशंकित भी रहते हैं और कद को भी प्रभावित करता है, लेकिन ये है जीवन के बाद के वर्षों में मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है वह संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? क्या है? वह संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध, बी है अशांति, सी है आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही और डी है सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, यानी सक्रिय खेलों के साथ बैठकर खेलना वो अधिक पसंद होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है? यानी निम्न में से कौन सा कथन है वो मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों के विकास की सहमति नहीं रखता है? ऑप्शन नंबर ए में है सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समन्वयक समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। बी में क्या है? इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। सी में है बौद्धिक और सामाजिक व्यवहार पर स्व प्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और डी है अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, यानी बौद्धिक और सामाजिक व्यवहार पर स्व प्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी अधिगम और परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। सी में है बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं होता है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या पूछा है कि अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए। जीवन के प्रथम वर्ष में। तो इसका
सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते हैं। अगला प्रश्न है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, जीवन के प्रथम वर्ष सबसे अधिक सुखी के काल होते हैं। बी, वे संधि काल एवं जीवन के प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी के काल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वे संधि काल जीवन के सबसे अधिक दुखी काल होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वे संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो ये इसमें क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जीवन के जो प्रथम वर्ष हैं वो तो सबसे अधिक खुशी के काल होते हैं, और जो अंतिम वर्ष हैं जो वे संधि काल वाक्य होते हैं वो क्या सबसे अधिक दुखी काल माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध की क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? ऑप्शन नंबर ए, उपकल्पनाओं का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। सी है सामान्यीकरण। और डी है शोध आकल्प का अपरिवर्तन एवं कठोर होना। तो इसका आंसर क्या होगा? शोध का प्रोग्राम है, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना। निम्न में से शोध का क्रियात्मक अनुसंधान, तो क्रियात्मक अनुसंधान कौन बनाता है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त नहीं है? यानी इनमें से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है, नहीं पूछा गया इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए है, हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार करना। बी है, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन। सी है, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रभाव। और डी है, भूगोल के अधिनियम में एटलस और ग्लोब का प्रयोग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रभाव है वो क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान में प्रयुक्त नहीं होता। अगला प्रश्न है, बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? क्या है? किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? ए, अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी में है, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना। सी है, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना। और डी है, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। तो इसमें किसको शामिल नहीं किया गया? इसमें 14 वर्ष के बाद की जो शिक्षा है उसको शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं व्रत चित्र तथा फिल्मों को एकत्रित करना एवं दिखाना जिसके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो, यह सुझाव दिया गया ताकि ऑप्शन नंबर ए है, शांति की शिक्षा दी जा सके, मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, नागरिकता की शिक्षा दी जा सके। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर क्या है? शांति की शिक्षा दी जा सके, यानी शांति की शिक्षा दी जा सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिलान करते हुए तालिका के सही उत्तरों का चयन कीजिए। तो इसमें तालिका दी गई है, इस तालिका में अपने को मिलान करना है सूची ए और सूची बी। तो सूची ए में क्या है? बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना। बीज अंकुरित होने के अनुभव का प्रदान करना। सामने क्या है? अवलोकन करना। ख में है भूमिका निर्वहन या रोल प्ले। और
सूची 2 में है प्रश्न पूछना। ग में है परिवार के लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं या अभ्यास पर वार्तालाप। सूची 2 में है भाग लेना। और डी में क्या है, दुग्धशाला में विभिन्न दूध से उत्पादों की प्रक्रिया पर का बनाना व डिब्बाबंद करना। अब इनका क्या करना, अपने को मिलान करना है। तो इसमें क्या है, बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना। आगे अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आंसर आएगा आंसर नंबर 1 में क्या दे रखा है, सबसे पहले आएगा बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना। तो बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान क्या करना होता है, इसमें वह अवलोकन करना। क्या करना, अवलोकन करना। अवलोकन करना। भूमिका निर्वाह या रोल प्ले, यानी भूमिका निर्वाह या रोल प्ले, तो इसमें क्या आएगा, भाग लेना। परिवार में लैंगिक विभेद की क्रियाओं या अभ्यास का वार्तालाप करना, तो ये इसमें क्या आएगा, विचार या मनन। और दुग्धशाला में विभिन्न दूध के उत्पादों की प्रक्रियाओं पर कर बनाना और डिब्बाबंद करना, ये किस में आ गया, प्रश्न पूछना। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की परिभाषा किसने दी है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए है मूर्य ने, बी में है जेबी वाटसन ने, सी है GW अल्पोर्ट ने, और डी है स्किनर ने। तो इसका सही आंसर क्या है, ये परिभाषा किसने दी है, अल्पोर्ट ने दी है। किसने दी है, अल्पोर्ट ने दी है। अगला प्रश्न है, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, यानी प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, कैसे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, बी में है वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, सी है अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, और डी है वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो आंसर इसका क्या है, अवाचिक, यानी अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षण का दुरुपयोग का संकेत देता है, यानी निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। ऑप्शन नंबर ए उन्नति के लिए मापन में सहायक, बी है बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, सी है बालकों को वर्गीकृत करने में, और डी है अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। क्या है, बी, बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाने हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार, यानी जिस क्रिया में व्यक्ति अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक अधिगम, बी है अनुबंधन, सी है प्रायोगिक अधिगम, और डी है आकस्मिक अधिगम। तो इसका आंसर क्या होगा, सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है, अधिगम निरोगिता का लक्षण है, तो अधिगम निरोगिता का लक्षण क्या है, भागने की प्रवृत्ति होना, बी है अभिप्रेरणा का अभाव होना, सी है अवधान संबंधी बाधा या विकार, और डी है अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना। तो इसका आंसर सही क्या होगा, अनुबंधन अभिप्रेरणा का अभाव होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, यानी अभिप्रेरणा को अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ए संचार के साधन, बी है समवयस्क समूह, सी है अध्यापक, और डी है परिपक्वता एवं आयु। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है, परिपक्वता और आयु। क्या है, परिपक्वता और आयु। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह है उसके बल्लेबाज के कौशलों को प्रभावित नहीं करता है। उसे
कहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी है शून्य प्रशिक्षण अंतरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसका होगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, बी में है मानसिक विकारों का न होना, सी है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्त और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पूर्ण व्यक्ति के संगतिकरण एवं सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। अगला प्रश्न है फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने ऑप्शन नंबर ए कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, बी कहा है कि शिशुअवस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावी होते हैं, बाकी अवस्थाओं में सीमित अवस्था में होते हैं, सी है विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका सी विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। अगला प्रश्न है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है, यानी गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। ऑप्शन नंबर ए बुद्धि, बी में है सृजनात्मकता, सी में है बुद्धि एवं सृजनात्मकता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, अभिसारी चिंतन के बारे में कहा, तो अभिसारी चिंतन में किसमें कहा है, सृजनात्मकता। अपसारी होता है, अपसारी चिंतन होता है वो क्या होती है, बुद्धि, और अभिसारी चिंतन वो क्या होता है, सृजनात्मकता। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। क्या है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, बी में है रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं, सी है रुचियां योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं और डी के है रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रति बिंब नहीं है। तो इसमें क्या है, पूछा है कि रुचियों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। तो नहीं में क्या आएगा, नहीं में आएगा रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, यानी ये रुचियां होती हैं वो व्यवहार के आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबिंब ही होती है। इसमें नहीं पूछा है तो इसमें क्या आएगा, प्रतिबिंब नहीं है। अगला प्रश्न है अभिवृद्धि है, यानी अभिवृद्धि वो क्या है, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। बी है एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान अथवा कौशल को से सीखा जा सकता है। सी है व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभिवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति एक भावात्मक, अभिवृत्ति क्या है, एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक के प्रति पसंदगी और नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशक्रम की, व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशक्रम की ऑप्शन नंबर ए है नाम मात्र की भूमिका है, बी में है महत्वपूर्ण भूमिका है, सी में है अपूर्व में है भूमिका है और डी में है आकर्षक भूमिका है। यानी व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशक्रम की नाम मात्र की ही भूमिका होती है। इसका आंसर क्या है, नाम मात्र की भूमिका होती है। अगला प्रश्न है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार निम्न में से कौन सा है। यानी जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार निम्न में से कौन सा है।
तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है इदम, बी है अहम और सी है परम अहम और डी है इदम और अहम। तो यानी जिनकी पूर्ति नहीं होती है वो किस में होती हैं? इदम में होते हैं। किस में होते हैं? इदम में होते हैं। अगला प्रश्न है रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, यानी रक्षा तंत्र है वो किस में सहायता करता है? हिंसा को निपटने में, बी है दबाव से निपटने में, सी है थकान से निपटने में और डी है अजनबियों से निपटने में। तो क्या है? रक्षा तंत्र में बहुत सहायता करता है, यानी रक्षा तंत्र है वो किस में सहायता करता है? तो रक्षा तंत्र है वो दबाव से निपटने के काम करता है। अगला प्रश्न है शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? यानी शारीरिक निर्योग्यताओं वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी रक्षा है युक्ति है वो संतोषजनक होगी? ऑप्शन नंबर ए तादात्म्यकरण, बी विभेदीकरण, सी अतिकल्पता और डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? विवेकीकरण। क्या होगा? विवेकीकरण। अगला प्रश्न है बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड की प्रतिस्थापन होते हैं। तो इसमें जो कार्ड होते हैं वो किस में कौन से होते हैं? सजीव, ऑप्शन नंबर ए में है सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं के, बी में है लोगों के स्थान पर जानवरों के, सी में है पुरुषों के स्थान पर महिलाओं के और डी में है वयस्क के स्थान पर बालकों के। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लोगों के स्थान पर जानवरों के होते हैं। किस में होते हैं? लोगों के स्थान पर जानवरों के होते हैं। अगला प्रश्न है सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? यानी सृजनशीलता में के पोषण के लिए एक अध्यापक है उसको निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में है ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचार आवेश की, बी में है व्याख्या विधि की, सी है श्रव्य दृश्य सामग्री की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचार आवेश की होनी चाहिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है आवश्यकता वचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, बी है अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, सी है आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर हैं और डी है मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आवश्यकता वचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? ए में है 40 घंटे, बी में है 45 घंटे, सी में 50 और डी में है 55। तो क्या कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? 45 घंटे। ठीक है। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक का दायित्व है, एक अध्यापक का निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना है? यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ऑप्शन नंबर ए में है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, बी में है पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना, सी है संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना और डी है उपयुक्त सभी। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया है उसके अंदर शिक्षक को ये संपूर्ण कार्य माने गए हैं कि विद्यालय को नियमित रूप से समय पर उपस्थित भी होना होता है, पाठ्यक्रम का संचालन भी पूर्ण करना होता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम का निर्धारण समय पर पूरा करना होता है, यानी उपरोक्त सभी आएंगे इसके। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा
को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना। बी में है नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए। सी है शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। और डी है शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। तो इसका आंसर क्या आएगा? है ऑप्शन नंबर ए, यानी महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। ये किसके लिए माना गया है? शांति शिक्षा के लिए माना गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, यानी किस चीज़ पे बातचीत की गई है? स्थायी ज्ञान व दिया गया ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना की जाए। बी में है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होना चाहिए। सी में है विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार ये बताया गया है कि ज्ञान है वो स्थायी व दिया जाता है और ज्ञान का विकार होता है, उसकी संरचना की जाती है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है तो कौन सा है? ए में है नवीन ज्ञान की खोज। बी है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। सी में है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। और डी है उपरोक्त सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? ऑप्शन नंबर ए खुली पुस्तक परीक्षा। बी में है सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। सी है सामूहिक कार्य मूल्यांकन। और डी है उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अंदर जो परीक्षा में सुधार किए हैं वो सारे ही किए गए हैं, यानी खुली पुस्तक परीक्षा भी है, सतत एवं निरंतर व्यापक मूल्यांकन भी है और सामूहिक कार्य मूल्यांकन भी है। ये सारे किए माने गए हैं। इसमें इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। आगे की अपनी कल कक्षा होगी, उसमें नवीन और नए प्रश्न लेकर आऊँगी, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह लेके आएंगे। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आपके साथ आपके भी किसी भाई बहन है उसका भी भला हो सके। और आशा यही रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके लिए ला सकूँ। धन्यवाद।